नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार से फिर गर्मा रहा है। 22वीं लॉ कमीशन के तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। वहीं कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इस पर देश में बहस छिड़ गई है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक एक जानकारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 14 जून को 22वीं लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके तहत आम लोगों, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है। वहीं लॉ कमीशन की अपील पर कांग्रेस ने कहा कि 2018 में 21वीं लॉ कमीशन ने कहा कि देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले लॉ कमीशन की अपील राजनीति से प्रेरित है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्यों इस पर देश भर में बहस छिड़ी है, क्या यह कानून बन पाएगा? भास्कर एक्सप्लेनर ने 10 सवालों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं। सवाल नंबर 1, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? जवाब, आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मार पीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट परिसर और सज़ा का प्रावधान होता है, यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुस्लिम, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सज़ा में कोई अंतर नहीं होता। सिविल कानून में सज़ा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मामला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामले में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानून में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों से शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुसलमानों में शादी और संपत्ति के बंटवारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाला हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। सवाल नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड के 10 चैप्टर में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? जवाब, भारत में सिविल से जुड़ी कानून को आसान बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को 10 हिस्सों में यानी चैप्टर में बांटा जा सकता है। इनमें इस तरह के नियम और कानून हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, शादी की उम्र को लेकर नियम। चैप्टर नंबर 2, तलाक के आधार से जुड़े नियम। चैप्टर नंबर 3, तलाक से जुड़े प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 4, मेंटेनेंस तय करने के आधार। चैप्टर नंबर 5, मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 6, गोद लेने का आधार। चैप्टर नंबर 7, गोद लेने का प्रोसीजर। चैप्टर नंबर 8, उत्तराधिकार और विरासत के नियम। चैप्टर नंबर 9, पति और पत्नियों की संख्या। चैप्टर नंबर 10, परिवार नियोजन से जुड़े नियम। सवाल नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब उठा? जवाब, 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आज़ादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू मुसलमानों को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आज़ादी दिलाना था। जनसंघ नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया। इस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पेश कर दिया। जो कानून बने वो इस तरह से हैं। कानून नंबर 1, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना।
कानून नंबर 2 हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में। कानून नंबर 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में बना। कानून नंबर 4 हिंदू माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटीशिप एक्ट 1956 में बना। अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का आधार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया। पुरुषों की एक से ज़्यादा शादी पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं को हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सवाल नंबर 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों है। जवाब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा विरोध अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा ये उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 4 देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है। जवाब, संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संविधान इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह हैं। इनमें वो सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। सवाल नंबर 6 नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरोड़ी लाल मीना ने जो बिल पेश किया उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं। राज्यसभा या लोकसभा में दो तरह से कोई बिल पेश किया जा सकता है, एक सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी बिल सरकार का कोई मंत्री पेश करता है, यह सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो मंत्री नहीं है पेश कर सकता है, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यानी वजह है कि नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीना के इस बिल को प्राइवेट बिल कहा गया था। सवाल नंबर 7 यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्राइवेट बिल पेश करने का प्रोसीजर और मायने क्या हैं। जवाब, सरकारी बिल किसी भी दिन सदन में पेश किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट बिल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले संसद को प्राइवेट बिल का ड्राफ्ट तैयार करना होता है। उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है। सदन सचिवालय जांच करता है कि बिल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। जांच के बाद वो इसे लिस्ट कराता है। प्राइवेट बिल को मंजूर करने या खारिज करने का फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के साइन के बाद बिल कानून बन जाता है। 1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट बिल पेश किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 14 प्राइवेट बिल ही कानून का रूप ले सके हैं। सुप्रीम कोर्ट विधेयक 1968 आखिरी प्राइवेट बिल था जो 1970 में कानून बना। इसके बाद कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो सका। 16वीं लोकसभा यानी 2014-2019 के बीच 1999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिलों पर ही हो सकी। सवाल नंबर 8 किरोड़ी लाल मीना बीजेपी सांसद हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर इसे विधायक प्राइवेट बिल के रूप से क्यों पेश किया गया था। जवाब, CSDS के प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे बताते हैं कि सरकार ने इस बिल के जरिए एक तरह से लिटमस टेस्ट किया था, क्योंकि इसे लागू कराना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि इससे सिर्फ अल्पसंख्यक प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हिंदू भी प्रभावित हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी विरोध हो सकता है। इसलिए सरकार बिल को लेकर बाकी पार्टियां का स्टैंड, देश का मूड और साधु संतों का मूड जानना चाहती है। सवाल नंबर 9 बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर क्या स्टैंड है। जवाब, बीते दिनों एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा मुद्दा रहा है। इसी वजह से श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ना की हो। सवाल नंबर 10 दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या। अभी देश में
गोवा ही अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1967 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा के भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी वहाँ यह कानून लागू रहा। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है।